हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 का ये टॉपिक है। ठीक है, और किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए बेसिक्स यहीं से शुरू होते हैं, जहाँ पे हम ये जान जाते हैं कि क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे आगे इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात तो आती है, जैसे हमारे पास कोई पीरियोडिक टेबल है, एक पीरियोडिक टेबल होती है हमारे पास। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं और कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स से मिलके क्या बनता है, हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं। अब इसी पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं कार्बन। ठीक है, और इस कार्बन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सी। इसका एक न्यूक्लियन हो गया, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 6 और ये हो गया एटॉमिक वेट 12। ठीक है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट। तो एक हमारे पास पीरियोडिक टेबल होती है, अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं वो मिलके कंपाउंड्स बनाते हैं, और उनमें भी एक इम्पॉर्टेंट होता है कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर है 6 और एटॉमिक वेट है 12। ठीक है, इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कार्बन का, तो कार्बन का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वो आता है 2 और 4। ठीक है ना, और अगर जो इसको SPDF की फॉर्म में लिखें तो 1s2 2s2 2p2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब जिसे थोड़ा याद होगा तो वो ये समझ सकता है कि जो s ऑर्बिटल है हमारे पास, अगर जो मैं इसे एक्सिस पे दिखाऊं, ठीक है, तो ये 1s ऑर्बिटल हम दिखा सकते हैं। ठीक है, इसी के बाद दूसरा आएगा 2s ऑर्बिटल। ठीक हो गया, ये px py pz इसे मान लें, तो ये px ऑर्बिटल हो गया, py pz ऑर्बिटल। ठीक है, अब इनमें हमें इलेक्ट्रॉनों को भरना है तो कैसे आ जाएगा, तो s ऑर्बिटल जैसे हम लिख रहे हैं 1s2। ठीक है, s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2s2। ठीक है, और 2p2। तो 2 इलेक्ट्रॉन का है हमारे पास, px ऑर्बिटल और py ऑर्बिटल। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जनरल सा कॉन्फ़िगरेशन है किसका, कार्बन का। और जैसे हम बोल रहे हैं कि अब यहाँ पे भर सकते हैं कि जो बीच वाला ऑर्बिटल है हमारे पास 1s वाला है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। उसके बाद 2s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन और एक px में और एक py में, तब इसकी डिटेल आगे। ठीक है, अब आती है वैलेंसी ऑफ कार्बन। जब हम ये बात कर रहे हैं तो एक टर्म आता है वैलेंसी, हिंदी में बोलते हैं इसे संयोजकता। ठीक है, तो वैलेंसी किसे कह लेते हैं, किसी भी एलिमेंट से जुड़ने वाले नंबर ऑफ हाइड्रोजन या नंबर ऑफ हेलोजन। ठीक है,
किसी भी एलिमेंट से कितने अधिकतम हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं और कितने अधिकतम हेलोजन जुड़ सकते हैं, वो उसकी वैलेंसी हो जाती है। ठीक है, या आसान भाषा में कहें इसे तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन क्लास सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन क्लास सेल। ठीक है, कि किसी एलिमेंट के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उनका नंबर क्या कहलाता है हमारे पास, उस एलिमेंट की वैलेंसी कहलाती है। ठीक हो गया। अब जब हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, तो वैलेंसी हो गई कार्बन की 4। ठीक हो गया। ये वैलेंसी 4 कैसे हो जाती है, तो इसको भी जानने, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का लिखा है इस प्रकार से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में भरे गए हैं, तो कैसे हो जाएगा, कार्बन है 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में भरती है और इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि जो p ऑर्बिटल है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है और जो s ऑर्बिटल है वो पूरा भरा हुआ है। ठीक है, आगे क्या होता है जब ये कार्बन किसी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, जब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है तो यहाँ एक हाइब्रिडाइजेशन या ऐसे बोल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होता है और इलेक्ट्रॉन अपना स्थान बदलता है, इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांजिशन करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया p z ऑर्बिटल में, तो 2s2 था जो 2s1 में कन्वर्ट हो गया है और हमारे पास 2s 2px 2py 2pz टाइप के 4 ऑर्बिटल खाली मिल जाते हैं, इन्हें बोलते हैं हम, इनकी वैलेंसी क्या हो गई है 4। कार्बन की 4 वैलेंसी 4 अलग अलग दिशाओं में पूरी होती है। ठीक है, तो 3 अक्ष तो ये हो गए हमारे पास और ये एस वाला बीच में। तो कभी भी कार्बन की वैलेंसी हम दिखाएं तो इसमें ध्यान के रखना है कि जो कार्बन के चारों संख्याएँ हैं या चारों वैलेंसीज हैं वो क्या होती हैं, एक टेट्राहेड्रल फॉर्म बनाती है, टेट्राहेड्रल फॉर्म बनाती है जिसमें एक कार्बन होगा बीच में, एक वैलेंसी उसकी हम कोई भी मान सकते हैं, जैसे हमने मान लिया 2s, ये 2s वाली होगी। ठीक है, एक होगी px 2s 2px। ठीक है, अब क्या है, जैसे हमने ये बना रखा है px py और pz, ये तीनों अलग अलग तलों में हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक इस प्लेन से नीचे की तरफ वैलेंसी इसकी पूरी होगी py और इस एक इस प्लेन से ऊपर की तरफ वैलेंसी 2pz। ठीक है, तो ऐसे में हमें एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो है बात किसकी, कार्बन की। ठीक, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अब जैसे हम कोई कंपाउंड ले लें कार्बन का, हमने बोल दिया मीथेन, तो सबसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास मीथेन कार्बन का, और इसका स्ट्रक्चर अगर जो हम देखें तो क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा इस टाइप से कुछ। ठीक है, इसमें 2 वैलेंसीज इसकी एक प्लेन में होंगी और 2 एक प्लेन से ऊपर होगी और एक प्लेन से नीचे हो जाएगी। ठीक है, आगे हमने कार्बन के बारे में क्यों पढ़ा, तो देखिए कार्बन में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, कार्बन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि एक तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है। ठीक है, इसकी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है।
दूसरा वैलेंसी इसकी 4 होती है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि इन दोनों में क्या संबंध है, ठीक है। देखिए जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है तो हमारे पास एक टाइप के बॉन्ड बनते हैं लो इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब लो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड जब आपस में जुड़ते हैं तो एक प्रकार की बॉन्डिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। जब दो क्या होते हैं कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो वहाँ पे जनरली बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और जो कार्बन है इसी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण क्या करता है, कोवेलेंट नेचर का होता है, कोवेलेंट नेचर का होता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है, ठीक है। और कोवेलेंट बॉन्डिंग शो भी कैसे करता है, खुद के साथ, ठीक है, खुद के साथ बॉन्डिंग करता है तो उसे बोलते हैं कैटिनेशन, दिन बोलते हैं श्रृंखलन, ठीक है। तो कार्बन क्या करता है अपनी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण कोवेलेंट नेचर का होता है और कैटिनेशन शो करता है, अर्थात अपने साथी आपन बनाने शुरू करता है, ठीक है। तो जो हमारे पास कार्बन है, कार्बन के दो अपर रूप होते हैं हमारे पास, ठीक है। एक तो हमारे पास होता है हीरा और होता है ग्रेफाइट, ठीक है। जो ये इनके सिंपल से क्या हमारे पास दोनों इसके अपर रूप में एलोट्रॉपस, ठीक है। ये दोनों, तो दोनों में हम देख लेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, कार्बन अलग अलग बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है, और अपने साथ ही बॉन्डिंग बनाता है। इस प्रकार से हमारे पास स्ट्रक्चर मिलते जाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण कैटिनेशन दिखाता है और अपने साथ ही आपन बनाता है, जो हम ग्रेफाइट और हीरे में देख सकते हैं, ठीक हो गया। अब जब कार्बन में एक कैटिनेशन की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसके कारण ये क्या करता है, वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, इसके कारण ये क्या करता है, वैरायटी ऑफ कंपाउंड, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है। और वो सारे कंपाउंड्स पढ़ते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। उन सारे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो अब इतनी डिटेल में थोड़ा समझ में आ गया होगा कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हम उसके अंदर इसका अध्ययन करते हैं, कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में मात्र एक कार्बन ही ऐसा तत्व है जिसके हम बहुत सारे यौगिकों का अध्ययन करते हैं, और एक अलग से एक ब्रांच बन चुकी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो अब बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री असल में होती क्या है। तो थोड़ा सा पहले की तरफ चलते हैं। क्या होता है जब स्टार्टिंग में दो टाइप के एलिमेंट हमारे पास होते हैं, ठीक है। जब टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं थी तो हमारे पास दो टाइप के एलिमेंट, एक तो हमें किससे मिल रहे थे, लिविंग थिंग से, दूसरे मिल रहे थे नॉन लिविंग थिंग से, ठीक है। एक तो सजीवों से मिल रहे थे, एक निर्जीवों से मिल रहे थे, ठीक है। जो सजीवों से मिल रहे थे, सजीव मतलब ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इसी ऑर्गेनिज्म से
निकला है हमारे पास ऑर्गेनिक। ठीक, तो आसान भाषा में हम समझ सकते हैं कि जो कंपाउंड्स हमें सजीवों से मिलते हैं या जो किससे रिलेटेड होते हैं, जीवों से संबंधित होते हैं, जो जीवों से संबंधित होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, और जो इनसे अलग होगा तो उसे क्या बोल देंगे, इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो कार्बन के अंदर भी वो कंपाउंड जो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, जीवों से मिल रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पहले तो सिंपल सी थ्योरी हमारे पास है। ठीक है, ये वाली थ्योरी दी थी लेवुस। ठीक, इसके बाद दूसरी थ्योरी आई बर्जीलियस की। बर्जीलियस ने क्या कहा कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास होगा उसे हम लैब में नहीं बना सकते, ये किसी बाह्य कारक के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बाहर से ये लैब में नहीं बना सकते, ये कहीं बाहर से बन के आता है या किसी बाह्य बल द्वारा बनता है। ठीक है, पर तब तक क्या हुआ, एक वैज्ञानिक होता है हमारे पास, वोलर। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये लैब में प्रैक्टिकल कर रहे थे, इन्होंने अमोनिया की रिएक्शन साइनिक एसिड से कराई। ठीक है, ये अमोनिया हो गया हमारे पास, अमोनिया ये हो गया साइनिक एसिड। ठीक है, ये कन्वर्ट हुआ अमोनियम साइनेट। ठीक है, कन्वर्ट हुआ हमारे पास अमोनियम साइनेट में। पर ये अमोनियम साइनेट था जो, इसने क्या किया, अपने आप में रीअरेंजमेंट दिखाया हीट प्राप्त करके और एक कंपाउंड बना दिया हमारे पास यूरिया। ठीक है, समझे ना कि वो लोग एक प्रैक्टिकल कर रहे थे, उन्होंने अमोनिया लिया, साइनिक एसिड लिया, उन दोनों की रिएक्शन करा रहे थे और यहाँ पे हमें अमोनियम साइनेट प्राप्त हुआ। ठीक है, और ये अमोनियम साइनेट था जो हीट के साथ रीअरेंज होके यूरिया में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और यूरिया कैसा कंपाउंड है, ये जीवों से मिलता है। ठीक है, आपको पता है जीवों के मूत्र में ये मिलता है, सजीवों से हमारे पास यूरिया प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ से बर्जीलियस की थ्योरी ख़त्म हो गई कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उन लैब में नहीं बना सकते। ठीक है, और उसके बाद कई सारे और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते गए जिनमें कोल्विन है एसिटिक एसिड लैब में बनाया। ठीक है, बर्थले, इन्होंने मीथेन बनाई लैब में। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड्स हमारे पास मिलते गए। ठीक है, तो लास्ट में क्या डिसीजन आया, क्योंकि हमने अभी 2-3 डेफिनेशन देखने की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, तो लास्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में एक पैटर्न देखा गया कि क्या हो रहा है, जो सजीवों से हमें कंपाउंड मिल रहा है उसमें एक चीज़ है कि एक तो उसमें कार्बन चेन है। ठीक है, और इसकी वैलेंसीज पूरी हो रही हैं हाइड्रोजन से ज़्यादातर। ठीक है, उसके बाद इसमें और भी ग्रुप जुड़ रहे हैं, ऑक्सीजन हो गया, हेलोजन हो गया, आपका फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, तो लास्ट में डेफिनेशन आई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड
ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे क्या देते हैं हम? कार्बन और कार्बन के हाइड्राइड्स, कार्बन एंड हाइड्राइड ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन एंड हाइड्राइड ऑफ कार्बन। तो हाइड्राइड, कार्बन के हाइड्राइड क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन इन्हें बोल देते हैं। एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन्हें बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इसमें कार्बन छोड़ देना, कार्बन किस में आता है हमारा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के हाइड्राइड और उनके व्युत्पन्न जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं CH4 मीथेन, CH3 CH2OH, एथेन, फिनॉल, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल से कंपाउंड है और ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ भी इंडस्ट्री में करते हैं, ठीक है। हमारे घरों में बहुत प्रकार से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो शुगर है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो हमारा सारे एंजाइम्स हैं जो हमारे शरीर में काम कर रहे हैं वो सारे ऑर्गेनिक हैं। और ऑर्गेनिक हम सुन भी रहे हैं आजकल ये शब्द बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि ऑर्गेनिक खाओ, ऑर्गेनिक ये करो, ऑर्गेनिक वो करो, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक असल में क्या है? जो हमारे सजीवों से मिल रहे हैं, ठीक है, हमारे द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिक हो गए, ठीक है। और जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है, जैव अपघटनीय होते हैं, इसलिए उनका प्रयोग ज़्यादा करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। पर जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे उनमें ये भी देखेंगे हम कि कई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो जैव अनअपघटित होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास पॉलीथीन हो गया, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हम उसे पढ़ लेते हैं, पर वो क्या है? जैव अनअपघट्य है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।